सभी लोग चैप्टर का नाम डालें प्रॉपर्ली शांति से, और एक बात सुनने पढ़ाने से पहले, आज से 3 से 4 दिन पहले विद्याबंधु वालों का मैथ का पेपर था। कुछ लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे कि बिल्ली को पानी भिगो दिया, उसकी अवस्था जो भीगने के बाद में, तब उनके मुख से कुछ शब्द जल के जब ऐसे थे कि ये चैप्टर थोड़ा स्लो ही होना चाहिए। स्लो मतलब वैसे को बहुत स्लो नहीं, मतलब जिस तरीके से पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तेज में होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं है बहुतों को बिल्कुल भी रत्ती भर मैक्स मिनिमा मॉडुलस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों पर, इस वजह से। दूसरी काम की बात ये भी जान ले कि अपन लोगों ने सैटरडे को काम किया था, एक काम दिया था बच्चों में, उन्होंने चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट पोर्शन फिनिश किया था सैटरडे को यहाँ बैठ के, है ना। लोगों की मिसलिनियस हुई, कुछ सवाल अटके होंगे, भयानक से अटके होंगे, कुछ तगड़े से। उसके लिए मैंने दिन डिसाइड कर रखा है, अभी से बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें तुम डर जाओगे। अभी करूंगा, 5 लोग करते हैं। सभी लोग चैप्टर का नाम डाल देते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और ध्यान से सुन लें कि बहुत आवश्यक है इसको शांति सिस्टम से पढ़ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि ये सबसे पहला चैप्टर था, ये हुआ था उस समय में, उस महीने का नाम था फरवरी शायद, तब हुआ था ये, जब तुम लोग 11th के पेपरों से लड़ रहे थे तब, इसीलिए शांति समझे। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में 2 में पढ़ा, शायद फरवरी या मार्च में, मुझे एक्चुअली याद नहीं, फरवरी में शायद डेरिवेटिव्स हुआ था ये। ठीक है भाई, सबसे पहली काम की चीजें लिख लें कि तुम्हें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सुनो। पहला सबको पढ़ना है रेट मेजरमेंट, तो बिल्कुल सहूलियत से हिसाब से पढ़ेंगे, और एक काम और करेंगे, अब अपनी एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक परमानेंटली लेकर आए, जो चैप्टर चल रहा, क्योंकि इसको उस तरीके से निकालना काफी अच्छा है, वरना कोई दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा, दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। जिनको बात समझ में नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही दूसरा नाम है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस लोगों को अक्सर याद नहीं रहता, मतलब मुझे आसान लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको आसान लगता है। सभी लोग बार बार पूछते हैं मुझसे अक्सर कि सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दो, एक बार भूल गए। मैं सोचता हूँ कैसे भूल गए, फिर समझ में ये भी आते नहीं, भूल जाते हैं अक्सर, तो बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य कि भूल सकते हैं, मतलब समझ में आता है। तो सभी को अगला पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। 2 मार्क, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, नए जमाने के अकॉर्डिंग, पुराने के अकॉर्डिंग ताई और चाची। हाँ भाई, इसमें भी ध्यान से लिखते हैं। तुम इसके अंदर 2 टाइप के फंक्शन पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे अलजेब्रिक फंक्शन की स्टडी, निकल आ गया, टाइम फिक्स कर रखा है, मैं बंद कर दूंगा, बाहर जाकर जगह नहीं मिलती है मुझे, सामने जाकर मना कर रहा हूँ। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाँ, ये मुझे कोई शर्म नहीं है, नई जनरेशन ऑफ होती है बोलने वाले की। और इसके अंदर तुम्हें पढ़ना है क्या, वो सुनो। इस मैक्स और मिनिमा के खेल में तुम पढ़ोगे 3 बातें, ठीक है। सबसे पहला अपन लोग पढ़ रहे होंगे इसके अंदर, दैट इज मॉडुलस फंक्शंस। उसके बाद में पढ़ेंगे ऑब्वियसली अलजेब्रिक एंड ट्रिगो फंक्शंस, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और फिर लास्ट में तुम लोग पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम्स, अपने आप में खतरनाक सवाल है, ठीक है। 8 सवाल 8 घंटे के, ऐसा हिसाब किताब है तुम्हारे दृष्टिकोण से। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम लेके ध्यान से कि हमें ये सब पढ़ना है। रेट मेजरमेंट में ऐसी कोई बकवास बात नहीं है। और बात ये भी कि चैप्टर फिलहाल छोटा हो चुका है, किसी टाइम तक इस चैप्टर में 2 पॉइंट का हुआ करते थे, पहला नॉर्मल एंड टेंजेंट और दूसरा एरर डेल्टा एक्स, खतरनाक खेल था, बढ़िया निकाल दी, अच्छा करा, ध्यान से लिख लें। इसीलिए सभी लोग कंटिन्यूअसली वो डेरिवेटिव, जब तक अपन लोग ये चलाएं डेरिवेटिव का रिवीजन करें। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि उसकी बिजनेस के लिए एक दिन मैंने खोज रखा है, पर मैं उस दिन के बारे में नहीं बताऊंगा।
लेकिन प्रॉपर लिखते सब लोगों ने। ठीक, अगली काम की बात सुनने ध्यान से। टॉपिक का नाम डालें, दैट इज रेट मेजरमेंट, और प्रॉपर्ली शांति से चलने में। रेट मेजरमेंट समझाने से पहले बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दो। ऐसा करते ही मत सोचो कि तुम्हें ये कहानी अभी के अभी मतलब दिमाग में सेट कर देंगे, शेर बन जाना। नहीं, शांति सुन, बिल्कुल सिस्टमेटिकली छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे सवाल, उनके जवाब, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, मैं समझा दूंगा कि रेट मेजरमेंट किसे कहते हैं बाद में। सबसे पहली काम की चीज, ये कौन सा फिगर है? सर्कल। मैंने कोशिश करी है कि बन जाए स्क्वायर, ये वाला वो रेक्टेंगल। ठीक, उसके बाद में ध्यान से और सुने, हमारे पास में ये बेसिकली पाया जाता है फिगर, इसका नाम है क्यूबर्ड। अब बना तो मैं इससे भी सकता हूँ, पर इससे बहुत टाइम लगता है मुझे, शायद ऐसा लगे। जैसे कि अगर मैं क्यूबर्ड बनाऊँ तो बढ़िया। उसके बाद में मैंने बनाया इसमें सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद में बना दो फिगर, बना दो सारे के सारे। हाँ, मैंने ये बना दिया एक स्फीयर, और उसमें एक के नीचे एक बनाना, मैं थोड़ा अपराउंड बना रहा हूँ। मैं ये बना दिया मैंने खून। तो सभी लोग ये 5-6 फिगर बना ले, और इन फिगरों में कुछ काम की बातें लिखते हुए चलते हुए बता देना मुझे कुछ खास। ठीक, सारे फिगर बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं जल्दी से करूँ। रेट मेजरमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बस बेसिक बेसिक सी बातें चलेंगी। स्टार्ट करेंगे, शायद 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस पूरे के खत्म होने में। तरीके से चलना, सिस्टमेटिकली चलना। सभी लोग एक बार बताएंगे मुझे, एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एकदम सही बात, पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर सर्कल का 2 पाई आर। एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। उसके बाद में एरिया रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। ठीक है, आपस से टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब के सारी स्पेसेस के एरिया का सम 6 स्क्वायर। अगर 5 के इसका निकालेंगे तो 5 स्क्वायर, 4 का निकालेंगे 4 स्क्वायर। अच्छा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, इधर आ जाए ज्यादा। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। कुछ ज्यादा तो नहीं लिख रहा ना मैं, 5 5 4 4 ऐसा नहीं लिख रहा मैं 2 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया निकालने का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसको तोड़ के मतलब मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम लोग। हम इसको टोटल एरिया को ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच। ठीक है भाई। उसके बाद में इस स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने सब हेमिस्फीयर नहीं लिखा, अरे कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। चलो इसका बताएंगे। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला वो सिलेंडर के 1/3 होता है। अगर सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर है तो कोन का कितना बनेगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें टोटल एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, और सिर्फ इसका लिखता हूँ, सिर्फ सी से निकालने का फॉर्मूला तो पाई आर एल। एक काम की बात और, इसमें एल कौन सी हाइट होती है? स्लैंट हाइट। ये एच इसकी मेन हाइट और आर यानी इसकी रेडियस, उसमें फेमस थ्योरम लगती है पीजीटी। और पीजीटी के अकॉर्डिंग ऑलवेज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम भी ध्यान रखना। ठीक है, ये पहले पूरा सिस्टम लिखो, उसके बाद रेट मेजरमेंट पे बेसिक बेसिक छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करना, और करना, सवाल करना, देखते मत रहना। तो लिखना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। डेरिवेटिव के अपडेट हैं कैसे वैसे इस चैप्टर के लोगों के? हिस्ट्री कैसा है तो ध्यान नहीं प्रॉपर्ली नहीं होते।
तो एक सेकंड को भी नहीं आई। लिख दी सबने, ये लिख दी है, ठीक है। अब काम की बात है, सुनते जाएं, लगातार सवाल दूंगा मैं, तो मेरा टारगेट है कि तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करा लूं। वैसे मुश्किल टारगेट है पर ठीक है। पहली प्रायोरिटी याद हो। अब दूसरी बात सुनो, ये रेट मेजरमेंट टॉपिक का बेसिक सेंस क्या है? रेट मेजरमेंट का मतलब समझाने से पहले तुम्हें कुछ बातें पता होनी चाहिए। रेट यानी कि किसी चीज का बढ़ना या फिर घटना, वो भी किसके साथ में? समय के साथ, ठीक है। तो समय के साथ किसी भी चीज में बढ़ोतरी या घटोतरी होना, समय के साथ बढ़ना या फिर घटना इज कॉल्ड रेट। किसी चीज का रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर में तो बात समझाता हूँ, वो एग्जांपल सभी लोग देखें, बहुतों को एग्जांपल द्वारा याद आ जाएगा, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, तरीके से बात सकते है ना। मैं बहुत कम पॉज लूंगा, लगातार बोलूंगा, तो तुम्हारा फोकस सही है, शार्प एकदम ब्रिलियंट वाला, ठीक है। ध्यान से बात सुनो। तो सबकी एवरेज डेट ऑफ बर्थ 2006, 7, 8 होगी, सबकी 2006, 7 या 8 इतनी होगी जहां तक है। तो मैं मानता हूँ कि कोई बालक 2008 में पैदा हुआ जिसकी हाइट है, 2008 में पैदा होने वाली करंट हाइट तो 240 मिलीमीटर होती है। वैसे थोड़ा सा बढ़ा कर दें इसको, 1 फुट 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर कर लिया, 2 फुट का वाला क्या। 2018 में जाके उसकी हाइट हो जाती है 180 सेंटीमीटर, तो करंट मेरी है, तो 180 200 सेंटीमीटर तो बोल मत देना। अंदाजा हो कि हम बोल क्या रहे हैं, वो तो अंदाजा नहीं होता। 60 है तो 10 साल में कितनी है? 1000 सेंटीमीटर। अंदाजा भी तो वो चीजों का ऐसे नहीं होता है। तो मैंने लिखा कि उस आदमी की हाइट है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी कि अराउंड लगभग 3.5 फुट, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। 3.5 फुट की हाइट ठीक ठाक है, मतलब लगभग यहाँ कहीं तो आ ही जाएगा मेरे। 10 साल में इतना ही होता बालक, 10, 11 साल, 12 साल का, नहीं ऊपर नीचे अलग अलग फैक्टर है। तो काम की बात ये कि उसकी हाइट कितनी बढ़ी हो, कितने साल में बढ़ी, बताओ कितनी बढ़ी हो, कितने साल में बढ़ी? 10 साल में। उसको हाइट का रेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ चेंज इन हाइट, ठीक है। उसी इसको बोलते हैं चेंज इन हाइट, और वो भी किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के हिसाब से हमने हाइट का चेंज निकाला। उसको अपन लोग लिखते हैं डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी, जिसको अपन लोग कहते हैं h2 माइनस के h1 अपॉन में t2 माइनस के t1। मैं तुम सबसे निकलवाता हूँ, बताओ मुझे। h2 उसकी फाइनल हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर। पहले वाली कितनी थी? 60 सेंटीमीटर। कौन से सन में 100 हुई है? 2018 में। और पहले कितनी थी? 2008 में। जब इसको लिखेंगे तो बन जाएगा 40 अपॉन में 10, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर पर ईयर। इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर पर ईयर। इस 4 सेंटीमीटर पर ईयर का क्या मतलब है? कि लगभग हर साल उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर की रेट से बदली है। और इसी बात को जो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लिखा है, कल को हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, डी एच अपॉन में डी टी, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर ईयर का मतलब तुम्हें समझना है कि दिस इज कॉल्ड रेट, कि कितने टाइम में उसकी कितनी हाइट बदली है। दैट्स इट। इसको बोलते हैं रेट मेजरमेंट। हाइट का बदलना क्या कहलाएगा? डी एच अपॉन में डी टी। चलो मैं तुम्हें दूसरा बताता हूँ। गुब्बारे में जो हवा भरते हैं उसका क्या बदलता है? 3 चीजें, रेडियस बदलती है उसकी, एरिया बदलता है उसका, वॉल्यूम बदलता है उसका। मैं तुमसे बस यही बोलने वाला हूँ कि तुम में ना सबसे पहले काबिलियत होनी चाहिए कि जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि ए बलून इज इन्फ्लेटेड, ए बलून इज इन्फ्लेटेड, मैंने तुमसे ये बोल दिया एक बलून फूला है, इन्फ्लेट हुआ, तो उसका क्या क्या चेंज होगा? रेडियस, एरिया, वॉल्यूम। तुम में सबसे पहली मैथमेटिकल एबिलिटी ये होनी चाहिए कि रेडियस के चेंज होने को तुम क्या लिख पाओ? डी आर अपॉन में डी टी। एरिया के चेंज होने को क्या लिखेंगे? डी अपॉन में डी टी। पेरीमीटर चेंज होने को क्या लिखेंगे? डीपी अपॉन में डी टी। वॉल्यूम चेंज होना क्या लिखा जाएगा? डीवी अपॉन में डी टी। तो पहले तो ये बात समझें। अच्छा, इन सब बातों का एक मतलब है, सब रेडियस का, एरिया का चेंज होना, पेरीमीटर का चेंज होना लिखा है विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ?
टाइम के साथ कि कितने टाइम में कितना वॉल्यूम बदला, कितना एरिया बदला, कितना रेडियस में चेंज हुआ, सब टाइम के हिसाब से लगा दें। पर जरूरी नहीं है कि टाइम के हिसाब से लगाया जाए। जैसे कि बहुत सिंपल सवाल कि तुम सबके घरों में दीवारें तो होंगी, बिना दीवारों घर किसी का नहीं होगा जहां तक है ऑब्वियसली। तो तुम सब एक बहुत सिंपल सवाल का जवाब दे दो, जब से तुम पैदा हुए तब से दीवार की हाइट में क्या चेंज आया? तुम्हारे हिसाब से दीवार की हाइट में क्या चेंज आया है? 0। दीवार की हाइट में सब मेरे हिसाब से कोई चीज नहीं आया, लेकिन दीवार अगर जिंदा है तो दीवार के साथ तुम्हारी हाइट में चेंज आया। तो एक बात ये भी समझने की, ऑलवेज एंड फॉरएवर तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि अगर डीवी अपॉन में डीएच का आंसर 0 है और तो तुमसे पूछे कि सब डीएच अपॉन में डीवी का आंसर भी 0 होगा क्या? कुछ नहीं कह सकते, कुछ पता नहीं है भैया। मेरे हिसाब से दीवार नहीं बढ़ रही है तो उसका मतलब ये भी नहीं कि दीवार के हिसाब से मैं ही बढ़ रहा हूँ, मतलब उल्टा वैलिड नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखें रिस्पेक्ट कि अगर मेरे हिसाब से दीवार कांस्टेंट है, दीवार के हिसाब से मैं कांस्टेंट हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खैर कोई नहीं। तो मैं सबसे पहली वाली बात समझ में आएगी कौन सा चेंज कैसे लिखा जाता है, एरिया का चेंज होना, रेडियस का, वॉल्यूम का, पेरीमीटर का, उन सबका चेंज लिखने की हैबिट होनी चाहिए मैथमेटिकली, सबसे पहली काम की चीज। दूसरी बात, सबके फिगर याद होने चाहिए, सबका मतलब एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें पहला सवाल दिखाता हूँ, सवाल करवाता हूँ और तुम्हें वो स्टार्ट करना होगा। पहला सिंपल सा क्वेश्चन देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल is changing at the rate of, is changing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पहली बात ये बताओ कि इसका क्या मतलब बात का, रेडियस में चेंज हो रहा है, पहचानना बहुत आसान है। पीछे क्या लगा? सेकंड, तो ये किसमें दिया है? dr अपॉन dt। तुम सवाल पढ़ने के बाद में सवाल पूछो मत कि सॉल्व क्या करना है, पहले जो समझ में आता है वो लिखो। सर रेडियस बदल रही है इतनी गति से, तो इसका मतलब ये मुझे क्या दिया है? dr अपॉन dt दिया गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। पहले ये लिखने की काबिलियत होनी चाहिए, सवाल नहीं ढूंढना कि क्या करना है, पहले लिखना आना चाहिए कि रेडियस दी है तो उसको dr अपॉन dt लिखकर। उसके बाद में दूसरी काम के सवाल लिखता हूं। सवाल है फाइंड द, तुम्हें सभी सवालों में यही ढूंढना है कि क्या गिवन दिया, क्या पूछ रहा है, उसको सिंबलों में रिप्रेजेंट करें। dr अपॉन dt सिंबल है, dv अपॉन dt सिंबल है, da अपॉन dt सिंबल है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में जो रेट मतलब कितनी गति से बदलेगा, इसमें जो भी आवश्यक सामग्री है वो दी जाएगी। रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है। पहले पूछा गया डी अपॉन में dt, मतलब कि अगर एरिया पूछा गया तो सीधी सीधी बात है कि तुम्हें ये लिखना है दैट इज डी अपॉन में dt। हमसे ये पूछा गया कि कितना होगा। अब लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं साहब इससे आगे क्या करना है, इससे आगे कुछ नहीं करना है, इससे आगे बस अपनी अकल से पूछना है कि एरिया की बात चल रही है तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोशिश करो शक्ल मिलाने की, एक बारीक सी लकीर है तो पकड़नी है। यहाँ सब समझ रहा हूं मैं, एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला लिखना, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एरिया का डेरिवेटिव डी अपॉन में dt, पाई की जगह पाई अपने कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले तो 2r और फिर r का भी होगा, पहले तो 2r और फिर r का होगा dr अपॉन में dt। ये बात सीखें कि r स्क्वायर में पहले 2 आगे फिर dr अपॉन में dt किया। अब वैल्यूज पुट करें, हमेशा सामने जो चल रहा है वो चलने दें। सामने यहाँ पे चल रहा है d अपॉन में dt इज इक्वल टू में पाई मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में r की जगह पर r की वैल्यू सवाल देगा, जो भी आवश्यक है वो देगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। सवाल होशियार है, तुमसे पहले सॉल्व करके बैठा है तब सवाल दिया गया। और dr अपॉन dt कितना गिवन है? dr अपॉन dt 2, तो मैंने इसकी जगह पे 2 डाला। अब मुझे बस सॉल्व करना, कभी भी किसी को पाई की वैल्यू तब तक पुट नहीं करनी जब तक कहीं पे 7 और 22 ना चमक जाए, कट ना जाए, तब तक ऐसे रहने दो। 3 दूनी 6 दूनी 12 पाई। और एक सबसे मेन बात, डीए यानी कि एरिया, एरिया किसमें लगता है? स्क्वायर में, तो पीछे यूनिट लगा के आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम किसमें लगता है? सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस बात का मतलब ये कि अगर रेडियस के बढ़ने की गति 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी तो एरिया के बढ़ने की गति 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी। सवाल में सबसे पहले ये देखें कि क्या दिया है, उसको किस सिंबल से लिखना है, और फिर देखें क्या पूछा है उसको किस सिंबल से लिखना है, उसके हिसाब से किसका फॉर्मूला लगेगा, उससे कैलकुलेट करने की गति बनाएंगे। मैं तुम्हें सिंपल सवाल देना शुरू करता हूँ।
अप्लाई करें एक करके आराम से, थोड़ी हिम्मत दिखाना क्वेश्चंस में, बस सवाल बहुत आसान दूंगा। द एज ऑफ ए क्यूब, क्यूब की कोई साइड है, साइड को किस लेटर से रिप्रेजेंट करना तुम्हारा कौन अच्छा समझता है, ए से कि एस से, तो एस दिखा देना। कि किसी भी क्यूब की साइड बदल रही है कितने किस रेट से, वो सुनो। द एज ऑफ ए क्यूब इज चेंजिंग at the rate of मैंने लिखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीधी बात है कि एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम भी नहीं है। साइड लिख दो, पहले क्या लिखोगे, सिंबलों में लिख दो, वो ds अपॉन dt लिख दो, da अपॉन dt लिख दो, जो तुम्हें सही लगता। उसके बाद सवाल सुनो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के एरिया का, वो भी टोटल, अगर मैं साफ साफ मेंशन ना करूं तो टोटल मान लिया करें। टीएसयू ऑफ क्यूब इसका निकालें, और मैं साइड की वैल्यू दे रहा हूं, तो मैं साइड की वैल्यू दी जा रही है 2 सेंटीमीटर, निकालो आंसर। देखिए फॉर्मूला देखिए, उसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करने की कोशिश करें ध्यान से। अगर दूसरा नहीं हुआ तीसरा होगा, नहीं हुआ तो चौथा होगा, नहीं तो पांचवा होगा, लेकिन आज तुम पक्का सीख कर जाओगे स्किल को। एरिया का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएट करें ध्यान से। पहले 10 के 10 सवाल बिल्कुल हल्के हाथ से, ऐसे एक्सरसाइज में ज्यादा सवाल है नहीं। आया आंसर आया कितना, 26 96 के पीछे पर सेकंड। हाँ भाई, सबसे पहली चीज एज को तुमने कैसे लिखा ये बताओ, ये कैसे लिखा, ds अपॉन में dt इक्वल टू में कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, एरिया, यानी कि da अपॉन में dt निकालना है। अब तुम्हें किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, एरिया का। सीधी बात है, जो दिया उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का। डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे, d अपॉन में dt बराबर के, ये वाला 12 तार आगे उतारो दो, कितना 12 और फिर एक का करेंगे तो डी अपॉन में डी टी। तुम लोगों ने अगर एस लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुमने एस ही लिख रखा है शायद, एक सेकंड, ऊपर भी एस लगा है, 6s², ये वाला बन जाएगा 12s डॉट में ds अपॉन में dt। अब सभी लोग वैल्यू पुट करवाएं, d अपॉन में dt बराबर की 12 × में साइड की जगह पर 2, और ds अपॉन dt भी कितना है, बस वो 4 दिया, 2 नहीं है, ठीक है। 12 दूनी 24 और 24 चौक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये पूरा लिख कर है पीछे तक, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या सेकंड है सब कुछ। अगला देखो, अगला तुम्हारे पास में इसी में, अगर मैं टीएसए की जगह पर तुमसे बोल देता वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब निकालना आंसर। अगर वॉल्यूम फाइंड करवाता तो कैसे करोगे, तो ध्यान से तरीके से, तो तुम लहजे में बता रहे हैं, एक सवाल शांति से।
चीजें याद करना बहुत आसान है पुरानी, क्योंकि बाद में समझ में आ चली जाएंगी। ये काम सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा जब मैक्सिमम मिनिमम एंट्री करोगे, क्योंकि वही कठिन है। आगे सबके आंसर आ गई है। आंसर बताओ पहले मुझे। 48 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। पहली बात वॉल्यूम निकालना है, तो उसको लिखो कि मुझे डीवी अपॉन में डीटी की आवश्यकता है। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा, ए क्यूब, इसका डेरिवेटिव वॉल्यूम का करेंगे तो डीवी ओवर डीटी, फिर ए क्यूब का करेंगे तो सीधी सीधी बात है सब, 3 आगे ए स्क्वायर पीछे और उसके बाद में डी अपॉन में डीटी, यानी कि डीवी अपॉन में डीटी काटने के लिए 3 इंटू में एक ही जगह पर साइड कितनी दी है 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में डी अपॉन डीटी जगह पर 4, 4 चौक 16 दिया, 48 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आगे नहीं वाला सबका, अगला करेंगे ध्यान से। तीसरा द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is changing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीधी बात है कि क्या दिया गया, स्फीयर का डी आर अपॉन में dt यानी कि रेडियस। अगली बार मैं बताऊंगा नहीं तो मैं। फाइंड द रेट चेंज ऑफ बेसिक सवाल है ना, बेसिक आराम से। फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ स्फीयर, उसके वॉल्यूम एरिया दोनों का हिसाब किताब निकालें ध्यान से। हाँ वही सुनना चाह रहा था, अभी कुछ गिवन नहीं है ना। रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी मैं डाल देंगे।
आगे बता गए। तो एक तो बना डी ए अपॉन में डी टी, यानी कि 8 पाई आर डॉट डी आर अपॉन डी टी, ये सही है। दो आगे उतार तो 8 बनेगा फिर आर का, पहले से कर देते हैं। सामने डी अपॉन डी टी हर लाइन में चलने थे, 4 यानी 8 इंटू में पाई इंटू में आर की जगह पे 2 और डी आर अपॉन डी टी की जगह पर 3। तो आंसर निकल के आ जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये तो आएगा इसका एरिया निकलने का हिसाब किताब, ये सही है। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डीवी अपॉन में dt, यानी कि 4/3 पाई तो अपनी जगह सेफ है। इसका करेंगे तब पहले 3 आगे उतारेंगे और r की पावर 1 कम, और उसके बाद में डी आर अपॉन में dt। और जब वैल्यूज को ध्यान से देखा जाएगा तो सीधी सीधी बात, सब dv अपॉन में dt बराबर के 4/3 इंटू में पाई इंटू में 3 इंटू में रेडियस का स्क्वायर 4 और डी अपॉन dt जगह पर। ठीक, एक चीज कट रही है 3 से 3, तो इत्तेफाक से जो आंसर निकल के आएगा उसमें थोड़े से होश उड़ा देगा, दैट इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दोनों में फर्क है, दोनों सेम आंसर नहीं है। वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक, इतना तो मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया तब दिया तुम्हें आंसर। ठीक है, तो मतलब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा, फाइंड द rate of change in perimeter of square and area of square whose side is changing at the rate of, इसकी जो साइड है वो चेंज हो रही है at the rate of। तो को पहचानने का तरीका ये भी है कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं स्क्वायर लगाता तो वो एरिया होता, मैं क्यूब लगाता तो वॉल्यूम होता। ठीक है, वेयर when साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, किसी जगह इस्तेमाल वो तो करना, वरना मत करना। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें, एरिया का लिखें, डिफरेंशिएट करें। आंसर बन गया। ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है, ds अपॉन dt, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड सिंबलों में लिखा करें। एरिया का चेंज होना मतलब क्या निकालना है, पेरीमीटर यानी क्या निकालना है, dp अपॉन dt एरिया निकालना है, d अपॉन dt तो मेन फॉर्मूले चाहिए पहले। अब डिफरेंशिएट किया तो dp अपॉन में dt इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में ds अपॉन dt, ये तो सीधा आ गया एक बार में। लेकिन जब यहाँ करेंगे डी अपॉन में डी टी एस स्क्वायर का 2s और डॉट में ds अपॉन डी टी, तो अगर dp अपॉन में dt निकालना ही है तो सीधी बात है 4 इंटू में इसका वैल्यू 4 ही दिया है, यानी कि 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में आता है। लेकिन जब हम एरिया निकालने जाएंगे तो उस वक्त डी अपॉन में डी टी बराबर के 2 इंटू में s की वैल्यू 2 और ds अपॉन में dt कितना
4, मैंने वापस मन में कैलकुलेट किया तो पता नहीं दोनों से सेम है। मतलब ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई बहुत समय लगेगा तो स्केल के लिए, यानी आंसर क्या निकल के आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही है दोनों के दोनों आंसर। ठीक है चलो फिर अगला लिखते ध्यान से। Find the rate change of perimeter and area of rectangle whose length is increasing at the rate of, इसकी लेंथ बढ़ रही है increasing at the rate of 2 centimeter per second and breadth is decreasing at the rate of 3 centimeter per second। ठीक है, और काम की बात है, आवश्यकता पड़ेगी तब लेंथ 4 डाल देना और आवश्यकता पड़ने पर ब्रीथ की जगह पे 2 डाल देना। पहली बात फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला एक बात मैं बता देता हूँ उसके बाद ही सॉल्व करना, उससे पहले मत करना। सीधी बात सुनो पहले कि लेंथ के बढ़ने का रेट क्या दिया है, उसको क्या लिखेंगे, लेंथ के बढ़ने को क्या लिखा जाएगा dl अपॉन में dt। मतलब dl अपॉन में dt की वैल्यू गिवन दी गई है जी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये ब्रीथ की घटने का हिसाब किताब कितना है 3, यानी कि dv अपॉन में dt कितना, दैट इज माइनस के 3। अच्छा ये भी बात अच्छी थी कि लेंथ बढ़ रही है तो पॉजिटिव, ब्रीथ घट रही है तो नेगेटिव, पहले लिख लिया वो सब बात की चीजें। अब तुम फॉर्मूला डालो, पेरीमीटर एरिया निकालना है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल के उसको डेरिवेट करो जितना तुम कर सकते हो। अगर ये सवाल नहीं बनता तो इससे अगला इससे एडवांस ही दूंगा, पक्का हो जाएगा। या तो इससे सीख जाओ या इसके बाद सीख जाना। जिनके हाथ रुक जाएं उनके लिए एक बहुत काम की लाइन लिख देता हूँ पहले वाले में और दूसरे वाले में बोल दूंगा बस। भाई पेरीमीटर को डीपी अपॉन में dt2 का मल्टीप्लाई रखता, लेंथ का डेरिवेटिव उसको dl अपॉन dt का था, बीचों बीच में क्या लग रहा है प्लस, और ब्रीथ का डेरिवेटिव dv अपॉन में dt किया तो वैल्यूज को पुट करें। लेकिन अगले डेरिवेटिव में बोल देता हूँ ub से होगा, कर लो ध्यान, नहीं तो अगला तो निश्चित बना ही दोगे कर। किसी का पेरीमीटर का आंसर आ गया क्या, कितना -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा मैं करूंगा तभी देखना। मतलब घट जाता एरिया प्रैक्टिकल एग्जाम।
ये बताओ पहले, 2 मल्टीप्लाई डीएल अपॉन डीटी में कितना पुट किया, 2, और डीवी अपॉन डीटी में -3, यानी कि डीपी अपॉन में डीटी इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई में आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब एलिमेंटर घट रहा है, 2 की गति से घट रहा है, 2 ही है। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे वो सुने। जब डी अपॉन में dt निकालेंगे तो u इंटू में v, पहले l का मल्टीप्लाई b का डेरिवेटिव, तो l तो सिर्फ देने दिया, b का डेरिवेटिव क्या है dv अपॉन में dt, प्लस फिर v का मल्टीप्लाई dl अपॉन में dt, तो u डैश v डैश, मतलब पुराने चैप्टर की छोटे मोटे पैटर्न आने ही चाहिए आधार में, वरना आंसर नहीं आने वाले, आगे वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे, पिछले रिवाइज रखना। अब d अपॉन में dt देखा तो l की जगह पे कितना l दिया मैंने तुम्हें, l 4, और dv अपॉन dt कितना -3, फिर b की वैल्यू 2, और dl अपॉन dt भी दिया है, तो जब सॉल्व करेंगे तो d अपॉन में dt यानी कि माइनस के बाद है प्लस 4, आंसर कितना आएगा -8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ये एरिया चल रहा है, तो एरिया भी घटेगा और पेरीमीटर भी घटेगा। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है भाई, द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ a cuboid are increasing at the rate of, तीनों बढ़ रही है, लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रीथ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, तीनों बढ़ रही है किसी क्यूबॉइड की, आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तीनों बढ़ाती है मैंने। ठीक है, फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का रेट चेंज निकालें। अब 3 लोग मल्टीप्लाई में है, तो 3 लोगों का डेरिवेटिव कैसे होगा, l इंटू b इंटू में h है, l का डेरिवेटिव 2 का मल्टीप्लाई, b का डेरिवेटिव 2 का मल्टीप्लाई है। जिस चीज की तो आवश्यकता पड़ेगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, l इज इक्वल्स टू में 2 सेंटीमीटर, b इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर और h इज इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर निकालें। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो ध्यान से, उसका डेरिवेटिव उससे भी ध्यान से, 3 लोगों का मल्टीप्लाई है तो एक एक का डेरिवेटिव 2 का मल्टीप्लाई। डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले किसका, dl अपॉन dt मल्टीप्लाई में bh, उसके बाद में फिर b का dv अपॉन dt मल्टीप्लाई में lh, और फिर dh अपॉन में dt मल्टीप्लाई में lb। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि साहब मैं पढ़े पढ़ाए सवाल ही कर सकता हूँ बस, है ना, तुम लोग बाकी भी कर सकते हो।
बस अंडरस्टैंडिंग की बात है, कंसेप्चुअल बात है। dl अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 1 और bh की वैल्यू देखकर 3 4, dv अपॉन dt की वैल्यू 2, lh की वैल्यू 2 4 और dh अपॉन dt की 3, lv की वैल्यू 2 और 3। जब सॉल्व करेंगे तो dv अपॉन में dt 4 3 के बाद है 4 चौक 16 और 18 जोड़ने पे कितना आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगला करें पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था सबको, h² इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ठीक है, तुम्हारे पास में ये दीवार तुम्हारी किताब का सवाल है, इस पर लगी हुई है टिकी एक नसैनी। सीधी बात है कि अगर हम मूवमेंट करें नसैनी का तो क्या चीज बदलेगी, क्या चीज बढ़ेगी घटेगी। अगर नसैनी को पैरों से खींचूंगा नीचे तो क्या बढ़ेगा बेस, और क्या घटेगी हाइट। नसैनी का कौन सा हिस्सा कभी नहीं बदलेगा, नसैनी की लंबाई खींचने से बड़ी नहीं हो जाती। वो पहले छोटे बच्चे करते हैं ना, पेंसिल बड़ी हो रही है घुमाने से। रात उन लोगों ने भी ऐसा कि कार बनाते हैं एक दूसरे को, बगला लेके हाँ बड़ी हो गई पहले से करते हैं छोटे पे। उन लोग में नहीं कराता अलग बात है। तो ऐसे अलग अलग खेलों में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग खेल होता है, बड़ा खेल नहीं होता होगा में तो होता है खेल। मैं सिखाते हूँ ऐसे छोटे बालक आपसे लगे रहते हैं। ठीक है, ध्यान से बात सुने। इस नसैनी की जो लंबाई है दैट इज 13 बड़ी हो जाएगी, तेरे मीटर तो मतलब ट्राली हो जाती, तेरे मीटर तो मामूली है, कम से कम 5 बंदे। चलो खिलौना है ये सेंटीमीटर और नहीं, ये बेस है इसका 5 सेंटीमीटर है, उसकी हाइपोटेनस है वो ऑब्वियसली तुम निकाल ही लोगे, अब तो दिया नहीं जाएगा। हाइपोटेनस कितनी होगी तेरे 5, दूसरा कितना हिस्सा 12 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ये दिया नहीं जाएगा 12। अब ध्यान से बात सुने, बात ये कि हम लोग इसका ये वाला बेस वाला हिस्सा खींच रहे हैं, नीचे से नसैनी खींच रहे हैं, तो बेस बढ़ेगा। कितनी स्पीड से बढ़ेगा बताता हूँ, मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में, लिखना नहीं है मुझे शॉर्ट में, तो ये लिखना है द बेस इज चेंजिंग, द बेस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ चेंजिंग क्या मतलब इंक्रीजिंग ही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेस हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या घटेगा मतलब जब आगे नसैनी को खिसकाओगे तुम, नसैनी यहाँ से खींचोगे आगे क्यों, तो नीचे से वो बदल जाएगी, तो क्या घटेगा उसका परपेंडिकुलर। तो सवाल ये कि फाइंड द रेट चेंज ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर। लोगों के मन में सबसे पहला संशय इसके अंदर आता है, दैट इज सब सवाल स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब ये कि एरिया का फॉर्मूला था, पेरीमीटर का फॉर्मूला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला था, स्टार्ट किया लिख लिया। अब तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, अब मैं क्या लिखूं, अब लिख इसमें एक ही प्रॉब्लम वैलिड है, वो कौन सी है पीजीटी, x² इक्वल टू p² प्लस b²। तो ऑब्वियसली देखने वाला के इसमें क्या चीज कांस्टेंट तो कभी नहीं बदलेगा, उसकी वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू 13 का स्क्वायर 169, p² प्लस b² में कोई वैल्यू पुट नहीं करेगा, वो फिक्स नहीं है, वो बदल रहा है इस वजह से। अब डेरिवेटिव मैं दिखाता हूँ, 169 का डेरिवेटिव 0 की कांस्टेंट है, p² का डेरिवेटिव पहले लगेगा 2p क्योंकि आगे उतरेगा 2 पहले तो, और उसके बाद बन जाएगा dp अपॉन में dt, और फिर b² का डेरिवेटिव 2p डॉट में dv अपॉन में dt। उधर सवाल देख ले, तुम्हें करने को नहीं दिया गया था, तो बताने को दिया गया था कि एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले तुम जानते हो स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाते कि स्टार्ट कहाँ से होता है, इसलिए मैंने वैल्यूज को पुट किया, मैंने वही वैल्यू डाली, तो कांस्टेंट है, बाकी दोनों नहीं डाले। करें अब आंसर निकाल दो, ये तुम्हें बेस दिया गया है, मतलब dv अपॉन में dt दिया गया है, तुमसे पेरीमीटर परपेंडिकुलर पूछा गया, पेरीमीटर dv अपॉन में dt। इससे अगला सवाल थोड़ा सा ठीक ही होगा, इसका आंसर आया इसका, एक सेकंड रुक जाता हूं।
तो तुमने स्कूल में फोटो खींच ली सबके? क्या मुझे ऐड कर दिया एआई से? कैसे कैसे मतलब वो काम आज ही करना था? तो मतलब उनका होना है, मतलब उनके फोन में होगा। अच्छा अच्छा। मुझे मान ले सेंड नहीं कर देता, इससे बढ़िया है तो सब टीचरों को इकट्ठा करके फोटो खींचा है। कहाँ पे? सब इकट्ठे करे हैं, उस पे सबका खींचा गया है। अच्छा ये देखो, बन गया आंसर, बन गया इसका। मतलब पहली बात तो 0 इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई p की जगह पर p कितना है 12 इनटू में dp अपॉन dt मुझे पता नहीं। उसके बाद में 2 इंटू बी की जगह पे 5 और dv अपॉन dt कितना है? बेस के बढ़ने का रेट 2 बन जाएगा 20, इधर लिया माइनस की 20 और नीचे आ जाएगा बाधे दूनी 24 इज इक्वल टू में dp अपॉन में dt। काटेंगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 4 से 4 पंजे 4 6 सेंटीमीटर पर सेकंड dp अपॉन में dt। तो नीति अगला करेंगे आंसर। देखें, the area of a cube is changing at the rate of, इसी क्यूब का एरिया चेंजिंग मतलब बढ़ ही रहा ऑब्वियसली, एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। पहली बात लिखा क्या ये बताएं। सॉल्व, आगे कुछ भी देने से पहले सॉल्व। एरिया का फॉर्मूला लिखो, डी अपॉन डी टी लिखो, निकालो कि क्या निकाल सकते हो। एरिया दिया है ना, एरिया का फॉर्मूला लिखें पहले, उसको डिफरेंशिएट करो, जो वैल्यू जहां लगा सकते हो लगा दो। साइड इज 2 सेंटीमीटर। अब क्या निकलेगा पहले वो बताएंगे, कैसे निकलेगा बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पहली बात सभी का पहला काम, ये जो दिया है इसको सिंबलों में लिखो, डी अपॉन में डी टी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, पहले सिंबल लिखना है। अब बात है एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, इस बात को जाने बिना कि सवाल मुझसे क्या पूछता है, मैं कुछ नहीं कर दूंगा। उस सवाल के पूछने से मतलब ही नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बात की। मेरा प्रॉपर सेंस ये हो कि मैं अपने आप लिख सकता हूँ, मुझे एरिया दिया मैंने एरिया लिख लिया पहले, मुझे नहीं पता फाइंड वन क्या करना है, मैं सिंपल आगे बढ़ रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव बताओगे, डी अपॉन में डी टी, इसका क्या करेंगे 12 इंटू में ए डॉट में डी अपॉन में डी टी। अब सारी वैल्यूज डालो ए की जगह पर, ए की जगह पर और डी अपॉन डी टी की जगह पर, क्या निकल के आ जाएगा, साइड का रेट आ जाएगा। मतलब सवाल के पीछे मत भागो कि फाइंड क्या करना है, जब तक वो देगा। अरे तुम देख के क्या निकाल सकते हो, पहले वो सॉल्व करने की कैपेसिटी बनाओ अपने अंदर। कुल मिला साहब मुझे यहाँ पर दिया गया है ये 4 है, ये 12 इंटू में 2 है और ये डी अपॉन में डी टी है। अब 12 दूनी 24 अगर नीचे लूंगा तो 4 बटे में 24 इज इक्वल टू में डी अपॉन में डी टी, और जब काटूंगा तो 1 बटे में
6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तुमने क्या निकाल दिया पहले ये बताओ। उसकी साइड के बदलने का रेट बिना इस बात की कि मैंने तुम्हें कुछ भी पूछा हो, अभी नहीं पूछा मैंने कुछ भी। तो पहले अपने दिमाग को ये सिखाना सीखो कि मैं गिवन को देखकर सॉल्व कर सकता हूँ बिना इस बात को जाने मुझसे क्या पूछा गया। जिस दिन तुम ये सीख जाओगे सवाल करने लग जाओगे रेट के। खैर सवाल ये था, फाइंड द रेट चेंज द वॉल्यूम। सॉल्व, फाइंड द रेट चेंज द वॉल्यूम। इसमें अंदाजा नहीं है, पर मुझे टाइमिंग का बहुत खास अंदाजा रहता है, मुझे पता होती है, तुमसे बोला था। 10 सवाल करना एक टारगेट है, मुश्किल पर हो नहीं पाएगा यहाँ तक। सवाल में तुम एक काम की बात सिखाई, गिवन से सॉल्व करना सीखें बिना इस बात को जाने कि फाइंड टेलर में निकाल दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब dv अपॉन में dt बराबर के a स्क्वायर d अपॉन में dt। मुझे आंसर बताओ कितना सेंटीमीटर। इस कहानी को बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।